न्यूज़ से आज हम एक विशेष बातचीत के लिए हमारे वेगला विदर्भ आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक और मुख्य नेता श्री राम नेवले जी इनसे एक विशेष मुलाकात के लिए बातचीत के लिए आए हैं। और हमारा विषय बातचीत कहूँगा कि विदर्भ आंदोलन समिति का जो गठन इन्होंने किया, तो ये गठन करने के पीछे सर का क्या मकसद था और इनका मकसद कहाँ तक आज तक पूरा हुआ है। आइए हम राम नेवले जी साहब से बातचीत करेंगे। मैं राम नेवले, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का मैं मुख्य संयोजक हूँ और पृथक विदर्भ के लिए हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं। पृथक विदर्भ की मांग ये 108 साल पुरानी है। बहुत सारे नेताओं ने ये मांग लगा के रखी और जामुनराव धोटी जी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी बहुत दिन तक बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। उसके बाद में बापू साहेब अने ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन सरकार ने ये जनता के आंदोलन को प्रतिसाद नहीं दिया। जनता ने मांगा है, लेकिन सरकार ने इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार जो थी, यानी आज़ादी के पहले 1947 के स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस के जो 5 अधिवेशन हुए थे, 1896 का जो पहला अधिवेशन हुआ था, वो पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग रखी थी कि पृथक विदर्भ होना चाहिए। उसके बाद में और 4 अधिवेशन हुए आज़ादी के पहले, उसमें भी उन्होंने मांग रखी थी कि पृथक विदर्भ राज्य बनना चाहिए। ये कांग्रेस के अधिवेशन की मांग मैं बता रहा हूँ, यानी इतनी पुरानी ये डिमांड है जी। उसके बाद में हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद में फिर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू पंतप्रधान बने। उसके बाद में जब कांग्रेस की सत्ता आई केंद्र में, क्योंकि पृथक विदर्भ राज्य देना या छोटे राज्य बनाना एक केंद्र के अधीन होता है, एक केंद्र ही निर्णय ले सकता है, इसमें कोई राज्य निर्णय नहीं लेता है। तो उस वक्त इन्होंने पहली कमेटी बनाई, फजल अली कमीशन, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग बनाया और उनको सौंपा कि छोटे महाराष्ट्र के जो बहुत सारे राज्य बनाने के थे छोटे, तो उसके लिए आयोग गठित किया गया और आप निर्णय दीजिए करके बोला। तो फजल अली कमीशन ने पहला जो 53 में बना था, तो उन्होंने ये बोला है कि विदर्भ ये पृथक राज्य होना चाहिए, ये आर्थिक दृष्टया एक स्वयंपूर्ण स्टेट हो सकता है, ये इकोनॉमिकल फिजिबल हो सकता है, इसलिए विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए। ये उस वक्त उन्होंने बोला। उन्होंने ये भी बोला था कि पश्चिम महाराष्ट्र ये फिजिबल नहीं हो सकता है, ये फजल अली कमीशन ने बोला है। तुम्हारा उस वक्त स्टेट अपना बम्बई और गुजरात ये सब एक ही जगह थे पूरे। तो फजल अली कमीशन का ये बताना था कि पश्चिम महाराष्ट्र अगर स्टेट हुआ तो वो 2 करोड़ के घाटे का स्टेट होगा। अगर पृथक विदर्भ अगर बनता है तो 2.5 करोड़ का सरप्लस स्टेट होगा। बम्बई ये 6 करोड़ का सरप्लस होगा या गुजरात ये 2 करोड़ का सरप्लस होगा, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र ये माइनस होगा। तो ये पहला उन्होंने इकोनॉमिकल सर्वे रखा था। उसके बाद में फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दार कमीशन ने एक बिठाया। दार कमीशन उनको एक रिपोर्ट सौंपा, निवेदन दिया कि सेपरेट विदर्भ होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला था कि विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल मत करो, ये पश्चिम महाराष्ट्र वाले विदर्भ की ओर बहुत अन्याय करेंगे, इसलिए सेपरेट विदर्भ होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस वक्त दार कमीशन को बोला था। दार कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि विदर्भ होना चाहिए। उसके बाद में जेवीपी कमीशन बैठा, जिसमें खुद पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, ये 3 लोगों का कमीशन बैठा, जो प्राइम मिनिस्टर भी थे और ये कमीशन के सदस्य भी थे। तो जेवीपी कमीशन ने भी बोला कि सेपरेट विदर्भ होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के सारे इसमें बोला है कि विदर्भ होना चाहिए। जेवीपी जितने कमीशन बिठाए उसमें भी बोला क्या विदर्भ होना चाहिए। फिर
पंडित जवाहरलाल नेहरू ही पंतप्रधान थे, उसके बाद में इंदिरा गांधी बनी, उसके बाद में राजीव गांधी बने, तो इन्होंने विदर्भ देना था क्योंकि इनके पक्ष का ठहराव था विदर्भ देने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने विदर्भ नहीं दिया, पूरी सत्ता का उपयोग लिया लेकिन विदर्भ नहीं दिया। कांग्रेस पक्ष ने भी विदर्भ के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय किया हुआ है। आश्वासन दिया, बोला, लेकिन विदर्भ के जनता को मूर्ख बनाया गया। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है, बीजेपी ने भी 1997 में एक भुवनेश्वर में एक ठहराव लिया था कि पृथक विदर्भ राज्य बनना चाहिए। उसके बाद में पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी बने, उन्होंने 3 छोटे राज्य दे दिए, छत्तीसगढ़ दे दिया, झारखंड दे दिया और उत्तरांचल दे दिया, लेकिन विदर्भ नहीं दिया। ठहराव उन्होंने भी किया लेकिन विदर्भ के ऊपर उन्होंने भी अन्याय किया। उसके बाद में फिर बहुत सारे 2014 के चुनाव आए, तब तो बीजेपी की सत्ता थी। उन्होंने बोला कि हम आपको चुन के दो, तुम हमें महाराष्ट्र में सत्ता ला के दो, हम आपको विदर्भ देंगे। जनता ने उनके आश्वासन पे विश्वास रखा और विदर्भ से 44 विधायक चुन के दिया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में उनकी 2014 में सत्ता बैठी। लेकिन फिर शिवसेना के साथ में बैठे तो शिवसेना ने बोला खबरदार, आप विदर्भ देंगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। उन्होंने 5 साल कोई बात नहीं की, पूरे मौनी बाबा बन के रहे। और उसके बाद में 19 में फिर से और चुनाव आए, तो फिर महाराष्ट्र का आपको तो मालूम है, फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता नहीं बैठी क्योंकि 44 आमदार में से 15 आमदार गिराए लोगों ने कि आप झूठ बोले। यानी बीजेपी ने भी विदर्भ के जनता से धोखा किया, कांग्रेस ने भी धोखा किया है, इसीलिए आज तक विदर्भ नहीं बना। विदर्भ जनता के साथ में इन्होंने धोखा किया है। अब मैं आपको बनाना चाहता हूँ कि धोटे जी ने आंदोलन किया, उसके पहले बापूजी अन्य ने आंदोलन किया, फिर वो आंदोलन रुकते रुकते आ गया। लेकिन हम तो जवान थे तब, हमने बोला कि आंदोलन होना चाहिए, तो फिर आंदोलन ख़त्म हो गया था। तो हमने 12 दिसंबर 2012 को एक मीटिंग लिया। हम सिर्फ 10 लोग बैठे, मैं राम नेवले, वामनराव चटप है, डॉक्टर श्रीनिवास खांदे वाले है, प्रवीर कुमार चक्रवर्ती जो महाराष्ट्र के आईजी रह चुके हैं, ऐसे हम 10 लोग बैठे और एक विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का गठन किया कि जो विदर्भ के लिए लड़ेंगी, पृथक विदर्भ राज्य के लिए लड़ेंगी। और हमने गठन करने के बाद में फिर हमने आंदोलन चालू किए और इतने बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, उनके घर के भी ऊपर 10,000 लोगों का हम मोर्चा लेके गए। उसके बाद में नितिन गडकरी जी के घर के ऊपर हम मोर्चा लेके गए, वो 20,000 लोगों का मोर्चा था। विधान भवन के ऊपर हम मोर्चा लेके गए झंडा लगाने के लिए, विदर्भ का 15,000 लोग थे। कई बार रास्ता रोको आंदोलन किए गए, कई बार निवेदन दिए गए, कई बार विदर्भ बंद किया गया, बहुत आंदोलन हुए। और आज ऐसी परिस्थिति है कि 120 जो तहसील है, 11 ज़िले है, उसमें से 11 ही ज़िले में आंदोलन होता है और 105 तहसील में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की समितियां गठित हो चुकी है। कोई भी आंदोलन हुआ तो ये पूरे विदर्भ में आंदोलन का काम होता है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 में 1960 में महाराष्ट्र स्टेट का निर्माण किया गया। विदर्भ ये सेपरेट स्टेट था। महाभारत में भी विदर्भ का उल्लेख किया हुआ है, विदर्भ राज्य था, उसका राजा था। रामायण में भी उसका उल्लेख किया गया है कि रावण का वध करने के बाद में जब पुष्पक विमान से राम और सीता अयोध्या की उधर प्रयास जा रहे थे, तो विदर्भ के ऊपर जाते वक्त राम जी ने सीता को बोला है, ऐ सीते देख, जिस प्रदेश के ऊपर से अपन जा रहे हैं वो विदर्भ प्रदेश है और ये बुद्धिमंतों का प्रदेश है। ये राम ने बोला है, रामायण में इसका उल्लेख आया हुआ है। और महाभारत में तो राज्य था, इसका राजा भी था। लेकिन उसके बाद में महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने क्या किया, एक नागपुर करार बनाया गया और नागपुर जो मध्य प्रांत की राजधानी थी, यहाँ पे राजधानी थी नागपुर में, ये तो पहले बार हुआ है कि राजधानी थी, इसकी ऊपर राजधानी बन गई। तो विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया ज़बरदस्ती से। एक 10 लोग पश्चिम महाराष्ट्र के,
10 लोग विदर्भ के नेता, इन्होंने एक साइन किया नागपुर करार पे और विदर्भ को ज़बरदस्ती से महाराष्ट्र में शामिल कर दिया। किसी को पूछा नहीं, न तो जनता से पूछा न तो किसी को, और उस दिन से ही अत्याचार हमारे ऊपर चालू हुआ है। विदर्भ का शोषण उसी दिन से चालू हो गया। एक करार किया तो उसमें ये करार में था, एक एग्रीमेंट था कि विदर्भ की जनसंख्या 23% है, तो हम महाराष्ट्र के जो भी नौकरियां निकलेंगी उसमें 23% हम विदर्भ के युवाओं को नौकरियां देंगे। 23% उच्च पदों की जो नौकरियां रहती उसमें भी 23% देंगे। नागपुर में सारे जितने भी महाराष्ट्र के कार्यालय है वो सब महाराष्ट्र में के कार्यालय, जो मेन मुख्य कार्यालय है वो सब नागपुर में रहेंगे। महाराष्ट्र की जो तिजोरी रहेगी उसमें 23% ये विदर्भ के लिए हम विकास के लिए रखा जाएगा। ये सब एग्रीमेंट में है, लेकिन जब एग्रीमेंट किया और शामिल किया गया विदर्भ को, उसके बाद में एग्रीमेंट में का एक भी कलम पूरा नहीं किया गया। जो 23% नौकरियां देनी थी 7% नौकरियां दी, जिसकी वजह से 4 लाख विदर्भ की नौकरियां लेके भाग गए पश्चिम महाराष्ट्र वाले। जो एमपीएससी के बाद में जो बड़े पदों की नौकरियां होती है, जैसा इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, तहसीलदार है, एसडीओ है, तो इसमें भी 23% देना था, तो सिर्फ 2% दी, 2%। तो ये भी सारी नौकरियां सब ऊपर के अधिकारी कहाँ के, कोल्हापुर, नासिक उधर के है। यहाँ के हमारे छोटे बाबू, बड़े बाबू, चपरासी विदर्भ के लोग, ऐसा ही यहाँ भी अत्याचार किया गया। हमारे तिजोरी में जो 23% हमको पैसा देना था विदर्भ के विकास के लिए, नहीं दिया गया। 75,000 करोड़ रुपए हमारे इरिगेशन के लेके भाग गए, जिसकी वजह से विदर्भ का सबसे बड़ा जो डैम है गोसी खुर्द, वो आज 32 साल हो गए सर, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 485 करोड़ का डैम था, वो आज 18,000 करोड़ रुपये जगह पूरा नहीं हुआ और 25 साल नहीं होगा। उस पर पैसे देने ही तो इन्होंने बंद कर दिया। हमारे रास्ते के 50,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए। तो हमारे खेड़े गांव में आज छोटे छोटे गांव में रास्ते नहीं हैं, और इतना ही बड़ा डैम जो हमारे यहाँ 32 साल से पूरा नहीं हुआ, वो पश्चिम महाराष्ट्र के कृष्णा खोरे 6 साल में पूरा हो जाता है। पूना में किसानों को ज़मीन को 100% सिंचाई मिलती है, इरिगेशन है जी। कोल्हापुर में 95% है, और हमारे विदर्भ में 17%, और हमारे अमरावती डिवीज़न में तो सिर्फ 7% है सर। सब करोड़ों खेती है, उधर पानी है उधर, और इसलिए उधर में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करता है। और यहाँ पे तो हमारे 131 डैम छोटे बड़े 40 साल से काम चालू है, अभी तक पूरा नहीं हुए, इरिगेशन ही नहीं है। तो 40,000 किसानों ने विदर्भ में आत्महत्या की है, सुसाइड्स किए हुए। इतना बड़ा शोषण किया है। यहाँ का विदर्भ में सारी खनिज संपत्ति हमारे पास में है। हमारे पास में सबसे ज़्यादा कोयला है। गढ़चिरौली के सुरजागढ़ में लोहे की खदान है, जहाँ 600 साल तक लोहा ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा लोहा हमारे पास में है। मैग्नीज है, टैंगस्टन है, यूरेनियम है, सोना है, क्या नहीं है। 53% जंगल है हमारे पास में। कहाँ पे? गढ़चिरौली में। एक सागवन का झाड़, उस पर नक्शी काम करके अगर हम निर्यात एक्सपोर्ट करते तो 1 लाख का एक झाड़ होता है सर। करोड़ों रुपया की, अरबों रुपयों की संपत्ति हमारे पास में है। उसमें मिलने वाली जो रॉयल्टी है वो महाराष्ट्र की तिजोरी में जमा होती है, उसमें का कुछ भी इधर खर्चा नहीं किया जाता, सारे पश्चिम महाराष्ट्र वाले लेके भाग जाते। लेकिन यहाँ पे संपत्ति है, और लेकिन विदर्भ को ही शोषण किया, जिसके वजह विदर्भ आज गरीब है, दारिद्र्य है, कर्जबाजारी है, यहाँ पे सुसाइड्स हो रहे हैं, यहाँ पे आदिवासी को कुछ मिल नहीं रहा है सारे। इसकी वजह से नक्सलाइट मूवमेंट चालू हो गई है। सारा शोषण पश्चिम महाराष्ट्र वालों ने किया है, इसलिए विदर्भ ये शोषित रहा है। हमारी डिमांड यह है कि अगर आप विदर्भ अलग देते हैं, हमारी डिमांड है, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें आपके साथ में नहीं रहना चाहिए, हम नहीं रहना है हमको, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये दे नहीं रहे हैं। सारे राजकीय पार्टी जो है वो एक हो जाती है विदर्भ के विरोध में काम करने के लिए। अभी अघाड़ी सरकार का जो आप विरोध कर रहे हो, तो अघाड़ी सरकार का विरोध करने के पीछे आपका क्या अभी क्वेश्चन है? फिलहाल क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप अघाड़ी सरकार से? नहीं, विदर्भ की तो डिमांड हमारी केंद्र सरकार से।
आघाड़ी सरकार से नहीं है कि छोटे राज्य देना ये राज्य के बस की बात नहीं है, ये तो केंद्र सरकार की है। इसलिए हमारी विदर्भ के लिए पृथक विदर्भ के लिए लड़ाई हमारी केंद्र सरकार के साथ में। हम आपको बताना चाहते कि आज महाराष्ट्र के ऊपर 7,67,000 करोड़ का कर्जा है, देश का सबसे कर्ज बाजारी राज्य है, और 4-4 महीने का पगार नहीं हो रहा है। अभी 40,000 करोड़ मई में फिर से उन्होंने वेतन देने के लिए कर्जा लिया, और आज तो पैसा ही नहीं है। विदर्भ की 67% इन्होंने निधि कपात कर दिया है। तो हम अगर महाराष्ट्र में रहेंगे तो विदर्भ का विकास नहीं होना है, हमारे डैम पूरे नहीं होना है, हमारे रास्ते नहीं होना है। और हमारे 4 मई को महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक आदेश निकाला है कि सारी नौकर भर्तियां बंद, पैसा नहीं है, नौकर भर्तियां बंद। तो हमारे 4 लाख तो नौकरियां पहले लेके भाग गए, और बाद में तो अभी हमको नौकरियां मिलना ही नहीं है विदर्भ के जनता को, अब पैसे ही मिलना नहीं है। तो हम महाराष्ट्र में क्यों रहे? इसलिए हमको विदर्भ चाहिए। अगर सेपरेट विदर्भ राज्य होता है तो नागपुर में जो राजधानी होगी, यहाँ पे मंत्रालय होगा, यहाँ पे सचिवालय होगा, जो सारी खनिज संपत्ति उसके ऊपर जो रॉयल्टी मिलेगी ना, तो देश का सबसे श्रीमंत राज्य, देश का सबसे समृद्ध राज्य हमारा विदर्भ बनने वाला है। और यहाँ पे सरकारी नौकरियाँ 2 से 3 लाख सरकारी नौकरियाँ हमारे विदर्भ के युवाओं को मिलेगी। यहाँ पे बिजली इतनी सस्ती होगी कि 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री दे सकेंगे। उसके बाद में कि बिजली आधे दरों में मिलेगी हमको, और जो कृषि पंप है खेती के उनको भी बिजली फ्री मिलेगी। बिजली इतनी सस्ती होगी कि हमारे बहुत बड़े बड़े प्रकल्प आएंगे, कारखाने आएंगे जो अभी तक नहीं आए। बिजली सबसे महंगी है, तो आने के बाद में हमको 8 से 10 लाख नई नौकरियां जो है हमारे विदर्भ के युवकों को मिलेगी। हमारे जो जितने भी डैम्स है इरिगेशन के, ये 5 से 7 साल में ख़त्म बन जाएंगे। तो हमारे यहाँ 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई की बनेगी, तो किसान 2-2, 3-3 फसलें लेगा, 15 लाख नया कृषि रोजगार तैयार होगा। ये सब इतना फायदा होगा। आज जो बेरोजगारी विदर्भ की बढ़ी है सारे शोषण की वजह से, यहाँ पे सारे लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम से लगेंगे, तो ये राज्य समृद्ध होगा, किसान लोगों की आत्महत्या कम हो जाएंगी। इसलिए हम लड़ रहे हैं, विदर्भ के लिए लड़ रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई जारी है। अभी सरकार ये लड़ाई को दबाने का प्रयास कर रहा है कि ये लड़ाई हम दबाएंगे, लेकिन हम जो लड़ने वाले हैं, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के हमारे सेनापति और सेनानी सब दमखम से लगे हुए। 2023 हमारा लक्ष्य है, 2023 विदर्भ आंदोलन का लक्ष्य है कि विदर्भ मिशन है हमारा कि 2023 में हम विदर्भ लेके रहेंगे। बीजेपी वालों के बाप से हम लेके रहेंगे, हम लेने वाले हैं। विदर्भ अलग, पृथक विदर्भ हम करके रहेंगे।